नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के इस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। आज हम 2 दिसंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, चाहे आपके द हिंदू में हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस में हो, एक-एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली आज हम 3 आर्टिकल्स की बात करेंगे। पहला आर्टिकल जो आपको द हिंदू के पेज 11 पर देखने को मिलेगा, क्रिय प्रबंधक सूचकांक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है ओपेक प्लस जो कि इंडियन एक्सप्रेस के पेज 17 पर देखने को मिलेगा। तीसरा है आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि इंडियन एक्सप्रेस के पेज 4 पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो इन दो आर्टिकल्स को हम प्रीलिम्स के लिहाज से और यूसीसी वाले आर्टिकल को हम मेंस के लिहाज से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ है, हमें बढ़ावा देखने को मिला है। ठीक है, तो ये राइज कर गया है टोटल 56 पॉइंट से। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे इस आर्टिकल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो ये पॉइंट्स की बात की गई कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दैट रोज टू 56 फ्रॉम 55.5 बट पॉजिटिव सेंटीमेंट अमंग फर्म ड्रॉप द लोवेस्ट लेवल इन 7 मंथ्स। तो इसमें क्या है कि हमारे लिए कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में कितने पॉइंट से वो कम हुआ है, कितने पॉइंट से ज्यादा हुआ है, उससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। हमारा अगर लेना देना खास है तो वो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जैसे इंडेक्स पर 2020 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो फिर से संभावना है कि पीएमआई पर भी क्वेश्चन पूछ ले। 2020 में देखिए सीपीआई से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक पर क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो पीएमआई पर भी पूछा जा सकता है। तो चलिए पीएमआई के बारे में जान लेते हैं। तो क्या है क्रिय प्रबंधक सूचकांक? तो क्रिय प्रबंधक सूचकांक क्या है? एक संकेत है। ठीक है, बेसिकली किसकी तरह काम, एक संकेतक है जो कि सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन दोनों के लिए हर महीने सामान्यतः हर महीने एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है। तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए सेवा क्षेत्र के हेतु व्यवसायिक गतिविधियों के मापन का एक क्या है, एक संकेत है या संकेतक है। और ये जो रिपोर्ट है सेवा क्षेत्र की हो, विनिर्माण क्षेत्र की हो, अलग अलग जारी की जाती है। और इस सर्वे आधारित मापन है, मतलब इसमें कोई जितने भी इन सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जो भी ये सेवा क्षेत्र हो चाहे विनिर्माण क्षेत्र हो, उनसे रिलेटेड लोगों से बात की जाती है और उसी के आधार पर प्रत्येक माह में ये क्रिया प्रबंधक सूचकांक जो है निकाला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कौन जारी करता है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर वैश्विक, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या है? ये स्टैंडर्ड एंड पुअर आपकी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है और अमेरिका की वित्तीय सेवा कंपनी भी है। ठीक है, तो मे बी इस कंपनी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि शायद इससे पूछा ना जाए सवाल कि कौन इसको जारी करता है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। तो हमें जो है संभावना पर बने रहना है कि भाई पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। हमें क्या करना है कि चीजों को पूरी तरीके से समझ लेना है। तो चलिए एक अभ्यास प्रश्न डिस्कस करते हैं जहां पर हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी क्रिया प्रबंधक सूचकांक के बारे में डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, देखिए इसे सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, जारी किया जाता है। पीएमआई को 0 से 100 तक की संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर देता हूं। देखिए पीएमआई में 0 से 100 तक बिल्कुल सही है कि इसको व्यक्त किया जाता है। अगर पीएमआई का संकेत या पीएमआई इंडेक्स 50 है, 50 के ऊपर है या 50 से नीचे है, तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। 50 है मतलब सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका कोई भी जो है बढ़त आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब चीजें क्या चल रही हैं, सामान्य है। ठीक है, अगर 50 से ऊपर है आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, चाहे वो आपका
सेवा क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका विनिर्माण क्षेत्र में हो, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में क्या है, आपको गतिविधियों की, सेवा क्षेत्र की या सेवा क्षेत्र की या विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में बढ़त देखने को मिलेगी। और यदि कम है तो हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र जिसकी रिपोर्ट जारी की है पीएमआई ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल कंपनी ने, तो हम कहेंगे कि गतिविधियां क्या है, कम आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज क्लियर होगी। पीएमआई जो रिपोर्ट है उसको वर्ष में एक बार जारी किया जाता है, तो अगेन ये गलत है। तो दो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएंगे, गलत, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले आर्टिकल की हम बात करते हैं। आर्टिकल रिलेटेड है ओपेक से, ठीक है। अब देखिए इस आर्टिकल में ऑयल के प्राइस के बढ़ाने की, उसके प्रोडक्शन की, है ना, और उसके प्राइस के कंट्रोल की, ये सारी की सारी चीजों की बात की गई है, जो कि हमारे परीक्षा के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यहां अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि ओपेक प्लस के बारे में आपको पता हो, ओपेक के बारे में आपको पता हो, क्योंकि संगठन से तो यूपीएससी सवाल पूछता ही रहता है, संगठन से सवाल पूछता ही रहता है। जैसे यूपीएससी ने 2015 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। जैसे ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है, G20 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रिक्स से पूछा हुआ है, ये सब क्या है, संगठन ही तो है, ठीक है। तो संगठन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी उस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता रहता है। तो अगर हम बात करें ओपेक की, तो जो ओपेक है उसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज का क्या है, ये एक संगठन है जो कि कब बनाया गया था, 1960 में बनाया गया था, बगदाद सम्मेलन में। और ये एक अंतर सरकारी में भी स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। शुरुआत में जिन देशों ने इसको संगठन को मिलकर बनाया था वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा इसे बनाया गया था। अब देखिए जैसे एक फोर्टजेला डिक्लेरेशन थी ब्रिक्स से रिलेटेड, तो क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि बगदाद सम्मेलन या बगदाद कॉन्फ्रेंस इनमें से किस संगठन से संबंधित है। जैसे वहां पर पूछ लिया था ना कि फोर्टजेला डिक्लेरेशन इनमें से किस संगठन से संबंधित है, तो आपको बता देना कि ओपेक से संबंधित है। तो टोटल अभी इसमें कितने सदस्य देश है, 13 सदस्य देश है। ओपेक मासिक आधार पर तेल बाजार रिपोर्ट भी क्या करता है, जारी करता है, ठीक। इसके अलावा हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो इसमें एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर देखिए कंफ्यूज कैसे करेगा, या तो स्टेटमेंट अगर बेस क्वेश्चन पूछा तो आपसे को पूछ लेगा कि क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आते हैं, ये वेस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं, तो नहीं, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज, आपके वेस्ट एशिया, ठीक है, और इसके अलावा आपके साउथ अमेरिका के भी कंट्रीज शामिल हैं, ठीक है। तो 13 के 13 कंट्रीज का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि G20 में 20 देशों में से कौन कौन से देश G20 के से क्या है, रिलेटेड है, या कौन कौन से इसके सदस्य हैं, ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बात करते हैं ओपेक प्लस की। देखिए ओपेक संगठन में ही प्लस का मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि ओपेक में कुछ सदस्यों का और ऐड हो जाना। तो ओपेक प्लस में क्या है कि भाई जो नॉन ओपेक कंट्री थे, है ना, जो कि ऑयल क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन कंट्रीज को भी शामिल कर लिया गया। तो 13 तो ये ओपेक कंट्रीज थे, 10 ऐसे कंट्री मिले हमें विश्व में जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो टोटल अभी और भी हो सकते हैं इसके अलावा, तो अभी ओपेक प्लस में टोटल कितने कंट्रीज हैं, 23 कंट्रीज हैं। इसके अलावा अगर हम ओपेक के बात करें ओपेक के उद्देश्य की, तो ओपेक का उद्देश्य है पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित स्थिर कीमत प्राप्त करना, और पेट्रोलियम की जो नीतियां हैं, पॉलिसी है, उसमें यूनिफॉर्मिटी, एकीकरण लाना, उभयता देशों को पेट्रोलियम की कुशल और आर्थिक नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये उसके उद्देश्य है। तो ओपेक प्लस में नॉन ओपेक कंट्रीज को इन्होंने लिया जो ऑयल एक्सपोर्ट करती थी। टोटल अभी कितने हैं, 23 देश ओपेक प्लस में शामिल हैं, ठीक है। और कब बना, 2016 में। कुछ कंट्रीज के नाम मैं आपको बता देता हूं, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, मेक्सिको हो गया, ओमान हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो ओपेक प्लस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें हम, तो इसका हेडक्वार्टर है
वियना में, है ना, ऑस्ट्रिया में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? वियना में। ये भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस यूसीसी पर आर्टिकल की, जो कि हमें डिस्कस करना है मेंस के हिसाब से। लेट लॉ कमीशन डू इट वर्क। हाई कोर्ट क्लोज, जो भी पिटिशन थी, है ना, हाई कोर्ट को जो भी थी यूसीसी के बेस पर, उसको उन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली क्लोज कर दिया कि भाई लॉ कमीशन अभी बैठा हुआ है, वो अभी इस पर विचार कर रहा है, तो हम उसमें एंटर नहीं करेंगे। अब वैसे आर्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, अगर हम इसको देखें, लेकिन यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार न्यूज में भी आती है और भारत में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो आप इस समान नागरिक संहिता को जोड़ सकते हो GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले हिस्से। तो चलिए डिटेल डिस्कशन करते हैं आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑलरेडी यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में, ठीक है, और GS2 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसका पहला क्वेश्चन ही यूसीसी पर बेस्ड था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि की। देखिए, किसी भी देश में, मान लीजिए भारत है ना, भारत देश की ही बात कर लेते हैं, तो किसी भी देश में दो प्रकार के मान लीजिए कानून होते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल, आपराधिक, और एक होते हैं सिविल, ठीक है, यानी कि नागरिक। दो प्रकार के कानून होते हैं। अगर हम बात करें आपराधिक की, तो मान लीजिए कोई ए है, कोई बी है, आपस में मित्र हैं, तो एक दिन इनकी लड़ाई हो गई, इन्होंने सर फोड़ लिया, या इन दोनों ने मिलकर किसी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, तो इनको कहां ले जाया गया, कोर्ट में ले जाया गया। तो कोर्ट क्या करेगी, इनका बिना जाति धर्म संप्रदाय ये सब देखे बिना क्या करेगी, इनको जो भी इन्होंने कृत्य किया है, उसके आधार पर आईपीसी के तहत उसको क्या कर देगी, दंड दे देगी। ये हो गया आपका क्रिमिनल लॉ, ठीक है। लेकिन सिविल लॉ में नागरिक कानून में कुछ, जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति, ठीक है, विवाह हो गया आपका, तलाक हो गया, या फिर गोद लेना, ऐसे जो चार मुद्दे हैं, इन मुद्दे पर अगर सिविल लॉ पर लेकर आप कोर्ट में गए, तो ये धर्म के आधार पर, वो किस धर्म का व्यक्ति है, ए और बी दोनों मान लीजिए अलग अलग धर्म के व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, तो उनके धर्म के कानून के अनुसार ही इस पर प्रावधान जो है उसके अनुसार ही यहां पर न्याय होगा। तो अब हमारा विषय क्या है, विषय यह है कि हम कोशिश करें कि जैसे विवाह का मामला है, तलाक का मामला है, संपत्ति का मामला है, गोद लेने का मामला है, इन सभी मामलों में भारत में, चाहे वो किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे किसी पंथ का व्यक्ति हो, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, सब पर समान कानून हम क्या कर दें, एप्लीकेबल कर दें। और यही कॉन्सेप्ट है आपका यूसीसी का। अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो समान नागरिक संहिता, मतलब सभी के लिए जो सिविल लॉ है वो समान होने चाहिए सभी केसेस में, यही है आपका यूसीसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया यूसीसी क्या है कि समान नागरिक संहिता, पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह पर, तलाक पर, विरासत पर और गोद लेने आदि संबंधित कानूनों में एक रूपता प्रदान करना है, ठीक है। तो सिविल लॉ में अगर आप देखेंगे यूसीसी में ये चार ही विषय हैं जिस पर मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा जो विषय हैं वो तो नॉर्मली सिविल लॉ में डिसाइड होते हैं। जैसे अगर सिविल लॉ में अगर संपत्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति है, एक हिंदू संप्रदाय का व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे से मान लीजिए जमीन खरीद ले, या एक जमीन बेच रहा है, एक खरीद रहा है, तो धर्म के आधार पर सिविल लॉ में ये थोड़ा डिसाइड होगा कि ये इस धर्म के व्यक्ति को जमीन नहीं बेच सकता, इस धर्म के व्यक्ति को जमीन नहीं बेच सकता, उस पर कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इन चार मुद्दों पर ही समस्याएं बनी हुई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इन चार विषयों को छोड़कर समान नागरिक संहिता हमें और मुद्दों पर तो दिखाई देती ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम समान नागरिक संहिता देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत के संविधान
से उठाया गया सीधा स्क्रीनशॉट है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 44 में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 44 में शामिल है, भाग 4 संविधान का। और कहां शामिल है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, यानी कि डीपीएससी में। ठीक है। और यहां लिखा हुआ है साफ साफ कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समस्या तो है कि भाई विचारणीय विषय तो है, समस्या तो बनी हुई है कि भाई क्या यूसीसी को आना चाहिए, क्या यूसीसी को नहीं आना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे तर्क हैं जो यूसीसी के आते हैं और कौन कौन से ऐसे विपक्ष में ऐसे तर्क हैं जो विपक्ष के लिए भी जरूरी है कि इसलिए यूसीसी को भारत में नहीं होना चाहिए और इसलिए यूसीसी को भारत में होना चाहिए। तो हम बात करें अगर पक्ष में तर्क की, तो पहला पक्ष है धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना। देखिए, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही शामिल है। तो मतलब ऐसा नहीं है किसी और संप्रदाय के लिए अलग कानून होगा, किसी और संप्रदाय के लिए अलग कानून होगा। तो नागरिकों में विभेद ना करके, नागरिकों में डिफरेंस ना क्रिएट करके हम सभी के लिए समान कानून लेके आए। और जब हम सब में समान कानून लेके आ जाएंगे तो सिविल लॉ में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, जो हमारे समाज में, जो हमारे जो हमारा जो डिफरेंट ग्रुप्स का जो सोसाइटी है ना, डिफरेंट समाज, डिफरेंट जो धर्म है, रिलीजन है, ठीक है, उनसे जो संबंधित लोग हैं उनके बीच जो विचारिक मतभेद है वो भी खत्म हो जाएगा। और तो इससे हमारी क्या होगी? राष्ट्र एकता सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है। भारतीय कानून प्रणाली को ये क्या करेगा? सरल बनाएगा। कैसे भैया? अगर आप मान लीजिए सिविल लॉ में केसेस लेके गए आप कोर्ट के पास, तो वो उस धर्म के अकॉर्डिंग न्याय देगा। तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा पेंडेंसी होगी केसेस की, बहुत ज्यादा देरी होगी। तो जब एक समान कानून सबके लिए हो जाएगा तो कानून का निपटारा, पेंडेंसी वगैरह ये भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगे। और एक कानून रहेगा तो सारे के सारे चीजों को, मतलब सारी चीजें हमें ज्यादा बेहतर तरीके से पता रहेंगी, क्योंकि हर एक धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉज को देखें तो उसका इंटरप्रिटेशन हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है। इसके अलावा कानून और धर्म को अलग करता है। ठीक है, कानून और धर्म हमेशा अलग होने चाहिए। ठीक। इसके अलावा सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता सुनिश्चित होगी, है ना। देखिए, अगर मात्र किसी एक धर्म के पर्सनल लॉ में समस्या नहीं है, लगभग जैसे कोई भी धर्म है जिसका पर्सनल लॉ है उसमें कहीं ना कहीं कुरीतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे बाल विवाह था, सती प्रथा थी, तो ये क्या थी? एक कुरीतियों का एग्जाम्पल है। 3 तलाक क्या था? एक कुरीति का एग्जाम्पल है। तो इनको क्या करेंगे? अगर हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे, जैसे 3 तलाक को खत्म हुआ, सती प्रथा खत्म हो गई, आपका बाल विवाह नहीं हो, बाल विवाह पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। तो इससे क्या होता है? इससे जो समाज में, जैसे मान लीजिए जो बच्चे हैं या समाज में जो महिलाएं हैं, उनकी जो डिग्निटी है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिक्योर रहते हैं। तो हम कहेंगे कि इससे क्या होगा? सामाजिक न्याय सुरक्षा मिलेगी या सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा और लैंगिक समानता भी आएगी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिला जो है, अगर उसको कोई समस्या है विवाह या तलाक के मुद्दे पर, तो उसके लिए अलग कानून होगा, और हिंदू महिला जो है उसके लिए अलग कानून होगा। जब यूसीसी आ जाएगा तो इससे लैंगिक समानता हो जाएगी। देखिए, महिलाएं सारी सेम है, जिन पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर अत्याचार होगा, कोई भी अगर मिसयूज होगा कानून का, तो वो क्या होगा? सभी के लिए कानून समान हो जाएंगे। पुरानी प्रथाओं को इससे क्या होगा? तोड़ने में मदद मिलेगी। ठीक है। आपराधिक, देखिए, जब क्रिमिनल लॉ सेम है, आपराधिक कानून हमारा सेम है, तो हमारा सिविल कानून सेम क्यों नहीं होना चाहिए? एक पक्ष ये भी हो सकता है। बहुत सारे अनेक न्यायिक घोषणा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर यूसीसी के पक्ष में तर्क दिए गए हैं। जैसे आपका साहबानो केस हो गया, एक अच्छा उदाहरण हो सकता है साहबानो केस, बात करेंगे आगे। विपक्ष की बात करते हैं कि क्यों यूसीसी को नहीं होना चाहिए भारत में। देखिए, यूसीसी क्या है कि अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज भारत जरूर आए, है ना, भारत आए, भारत में उन्होंने अपनी कॉलोनी, भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, उपनिवेश बनाया। लेकिन अगर आप अंग्रेजों के बांटो राज्य करो की नीति को अगर गौर से देखेंगे तो क्रिमिनल लॉ उन्होंने सबके लिए सेम रखा, लेकिन सिविल लॉ में कभी भी उन्होंने हाथ नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इनके पर्सनल लॉज को छेड़ेंगे
तो ये हमारे खिलाफ क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, मतलब एकजुट हो जाएंगे और हमें बाहर निकाल फेंकेंगे। तो उन्होंने कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि अगर अभी यूसीसी के मामले में किसी के पर्सनल लॉ में चेंजेस करेंगे या किसी का पर्सनल लॉ खत्म करके बोलेंगे कि भाई आज से आप सभी इस कानून के अंडर आएंगे, तो इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। इससे क्या होता है, सामाजिक सौहार्द के अलावा सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष भी हमें भारत में देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें यूसीसी को अभी नहीं लाना चाहिए। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। एक ओर तो आप यूसीसी की बात करते हैं, दूसरी ओर आप फंडामेंटल राइट के तहत, मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं या उनको उनके जो है धार्मिक प्रथाओं की बेसिकली उसकी सुरक्षा की गारंटी भी आप देते हैं। अगर आप 29 आर्टिकल 29(1) सेक्शन 1 को अगर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक जो संरक्षण है वो उनको प्रोवाइड करने की बात करते हैं आप मूल अधिकार में। दूसरी ओर आप बात कर रहे हैं यूसीसी की, तो इसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। फिर हम बात करें देश की विविधता के खिलाफ है। भारत की जो पहचान है, भारत की जो पहचान क्या है कि भारत में कदम कदम पर आपका खाना पीना बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, शैली बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है। तो भारत क्या है कि विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो इतनी विविधता, इतने धर्म, इतने संप्रदाय इस देश में है, तो इससे क्या होगा कि अगर हम सबके लिए समान चीजें लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं उस देश की जो व्यवस्था है, विविधता है, उसके खिलाफ ये होगा और कहीं ना कहीं फिर अगेन सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष को ये जन्म दे सकता है। हालांकि विधि आयोग, लॉ कमीशन भी ये बोल चुका है कि अभी भारत यूसीसी को अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है। अब हम बात करते हैं स्पेशली आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रभावित कर सकता है। देखिए, एक और आप आर्टिकल 371 के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात करते हैं, जैसे नागालैंड, तो वहां की प्रथाओं को आप क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। दूसरी ओर अगर हम यूसीसी उन पर अप्लाई कर देंगे तो यहां पर इनकी जो सांस्कृतिक प्रथाओं से रिलेटेड जो आर्टिकल है संविधान में, ये चीजें विशेष प्रावधान शामिल है, इनको एक और आप क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। तो इससे भी क्या होगा, उनके जो हित हैं वो प्रभावित होंगे। यूसीसी क्या है कि एक बहुत ही विशेष मुद्दा है जो हमेशा भारत में अभी चलता रहता है। तो इससे क्या है कि राजनीतिकरण होने की संभावना है कि एक पार्टी क्या करेगी, अपने मैनिफेस्टो में कि हम इसको हटाएंगे, एक पार्टी क्या करेगी, हम इसको भाई दोबारा लेके आएंगे। तो इसकी राजनीतिकरण होने की संभावना ज्यादा है। अगर हम बात करें पर्सनल लॉज की, तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। राज्य अपना कानून बनाता है राज्य सूची पर, केंद्र अपना बनाता है संवर्ती सूची पर। राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ अगर राज्य उस पर कानून बनाए तो ज्यादा अच्छा होता है। केंद्र ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो ये भारत के संघवाद के लिए बेहतर नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, फार्म लॉज केंद्र सरकार लेके आई जो कि संवर्ती सूची का हिस्सा थे और बाद में केंद्र सरकार ने उनको वापस लिया। ठीक है, तो ये भी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में भाई आगे की राह क्या होनी चाहिए? आगे की राय हो सकती है कि हम कुछ विशेष प्रावधान करें, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह लेके आए, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को देख लेते हैं। जैसे साहबानो जो केस है, तो साहबानो क्या थी, 62 साल की महिला थी। अब इनको क्या हुआ, ट्रिपल तलाक के तहत तलाक दे दिया गया। तलाक दे दिया गया तो इनको भैया जीवन यापन करने के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे तो इन्होंने क्या करा, अदालत का दरवाजा खटखटाया। जब अदालत का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने क्या करा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उससे थोड़ा ऊपर उठ के सीआरपीसी के तहत सेक्शन 125 है ना, सेक्शन 125 के तहत बोला कि भैया देखियो कि अगर आप जैसे उनको माता पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, एलमनी देनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि जब सीआरपीसी ऊपर उठा, मतलब किसी समुदाय के पर्सनल लॉ से सीआरपीसी जब ऊपर चला गया तो क्या हुआ कि भाई अगेन मुस्लिम जो समुदाय है वो थोड़ा भड़क उठा इस चीज पर। तो इससे क्या हुआ कि जब राजीव गांधी जी की सरकार आई थी तो सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर दिया था। तो बताया गया कि देखो ये जितनी भी चीजें हैं ये मतलब एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम के अलावा बाकी मुस्लिम समुदाय के अलावा बाकी सभी समुदायों पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए साहबानो केस। इसके अलावा एक फेमस केस और है, सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को समाप्त किए बिना इस्लाम धर्म अपना दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता। इस मामले में भी कहा गया कि यूसीसी इस तरह के, अगर यूसीसी को लाया गया तो धोखाधड़ी पूर्ण धर्मांतरण होते हैं,
द्विविवाह होते हैं, मतलब एक से ज्यादा बहुपत्नी जो विवाह होते हैं उस पर रोक लगी जाएगी। क्योंकि अगर आप हिंदू कोड बिल में देखेंगे तो एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मतलब एक समाज में जैसे महिला हैं तो इसका जो भुगतान है वो उनको ज्यादा करना पड़ता है। तो अगर यूसीसी आया तो ये जैसे एक धोखाधड़ी पूर्ण धर्मांतरण हो रहे हैं और बहुपत्नी जो प्रथा है उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी। तो हम आगे की राह की बात करते हैं। तो अगर इसमें देखें तो हमें एक स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे प्रावधान लाने चाहिए कि मान लीजिए कोई मुस्लिम महिला है, हिंदू पुरुष से शादी करना चाहती है, तो ये विशेष विवाह अधिनियम में ही उसका केस रजिस्टर होता है, क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में तो अलाउड ही नहीं है। हिंदू के पर्सनल जो हमारे लॉ है उसमें तो ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, सामुदायिक कानून में उपलब्ध कुरीतियों के खिलाफ हमें कड़े कदम उठाने चाहिए। जैसे हमने बाल विवाह को रोका, सती प्रथा को रोका, 3 तलाक को हमने बैन कर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनके पर्सनल लॉ को खत्म ना करके, ठीक है, उनके पर्सनल लॉ में ज्यादा इंटरफेरेंस ना करके, उनके पर्सनल लॉ की वजह से जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, किसी बच्चे का, किसी महिला का, किसी पुरुष का, तो उससे क्या करना चाहिए, वहां पर उनके लिए हमें एक पर्सनल कानून लेके आने चाहिए। क्योंकि अगर उसको हम खत्म कर देंगे तो सांप्रदायिक जो संघर्ष है वो हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, 3 तलाक जैसे उनके पर्सनल लॉ में 3 तलाक जैसे मुस्लिम समुदाय के उसमें पर्सनल लॉ में 3 तलाक जैसे प्रावधान है। तो अगर हम 3 तलाक जैसे मुद्दे पर कानून लेके आए और उसको खत्म कर दिया, तो उसमें क्या हुआ कि उस पर्सनल लॉ की एक जो कुरीतियां थी वो खत्म कर दी। ऐसे हिंदू में बाल विवाह है ना, आपका सती प्रथा थी, वो उसको क्या करा, धीरे धीरे खत्म कर दिया, समय के साथ वो चीजें खत्म हो गई। ठीक, तो हम क्या करें कि सामुदायिक कानूनों में उपलब्ध कुरीतियों के लिए कड़े कदम उठाएं, उस पर कानून हम लेके आए, ना कि पूरे ही लॉ को क्या कर दे, खत्म कर दे। उनके सांस्कृतिक संरक्षण के साथ साथ विविधता को हमें बनाए रखना है। तो मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ मैक्सिमम हमें विविधता है, क्योंकि डाइवर्सिटी पहचान है भारत की। ठीक है, तो हमें मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ मैक्सिमम डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। लोगों को शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से भी बदला जा सकता है। इसके अलावा सामान्य मामलों पर कानून बनाने के कदम उठाए जा सकते हैं जो कम से कम विवादास्पद हो, लेकिन भारत में हर समुदाय की पूर्ण सहमति इस पर हो। तो ऐसा हो सकता है कि हम क्या करें कि मान लीजिए कहीं पर किसी भी समुदाय के जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल कानून हैं, जो उनके जो सिविल कानून हैं, तो अगर अगर उन पर हम कि भाई ये देखिए हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, ये हमारे 21st सेंचुरी के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से सही नहीं है, अब इसको बदलने की आवश्यकता है, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और उस समुदाय की हमें क्या करनी चाहिए, कंसेंट लेनी चाहिए। मतलब सारे के सारे समुदाय अगर सहमत हो तो उस पर जब हम कानून बनाएंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहेगा, और कानून जब लागू होगा तो किसी के जो फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी है, वो भी साथ में बनी रहेगी। तो ये 3 से 4 पॉइंट हैं, 4 से 5 पॉइंट हैं जिसके बेसिस पर आपका जो है यूसीसी की आगे की राह ऐसा ऐसा हो सकता है। इन ये बिहाफ है उसके कि, और 4 ही मुद्दे हैं ना, तो 4 मुद्दों में जो भी समस्या, उन मुद्दों पर कानून लेके आप आ जाइए अलग से कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे बहुपत्नी विवाह अब आप नहीं कर सकते, अगर ऐसा हम लागू कर दे समाज में तो धीरे धीरे जो उपलब्ध कुरीतियां हैं ऑलरेडी उनके लॉज में या किसी भी धर्म के लॉ में, तो क्या होगा, वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी यूसीसी के बारे में कि यूसीसी होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, क्या उसे होना चाहिए भारत में यूसीसी को, या यूसीसी को भारत में नहीं होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष और आगे की राह क्या होनी चाहिए, प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जिसमें मैंने आपको साहबानों का केस जो है डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।